हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस। आप सभी का स्वागत है आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक स्पेशल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश का सप्लीमेंट्री बजट हो, कुंभ की खबरें हो या हमारे स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करनी है जो आने वाले यूपी पीसीएस 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पंकज चौबे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपने इस करंट अफेयर्स के सेशन में। और दिसंबर से लेकर के नवंबर और अक्टूबर तक जो भी घटनाएं हुई उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे ढंग से समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिसंबर महीने के करंट अफेयर से। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज चौबे है, तो यहां पे आप जीएस बाई पंकज चौबे ये सर्च कर सकते हैं और फिर उसके बाद से इस हमारे चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको ये पीडीएफ इस पूरे क्लास के मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको सर्च करना है, याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे सेशन की दिसंबर महीने से। और सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सप्लीमेंट्री बजट। देखिए, सप्लीमेंट्री बजट हमारे जब भी गवर्नमेंट एडिशनल चीजें ऐड करती है, बजट था उसमें कुछ एडिशनल ऐड किया गया तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे 3 स्टेटमेंट है और इनमें से पूछा गया है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहला है यूपी गवर्नमेंट ने 2024-25 के लिए 17,865.7 करोड़ का एक सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। मतलब इतना और बजट जो था उसमें इतना और बजट ऐड कर दिया है, जो ओरिजिनल बजट का 2.42% है। ये देखिए, इसका जो ओरिजिनल बजट था उसका 2.42% है। इसमें मेनली शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा किया गया है। अब सप्लीमेंट्री बजट जुड़ने से जो हमारा बजट है वो हो गया है एक्स, मतलब जो बजट था उसमें एस जुड़ गया, मतलब सप्लीमेंट्री बजट जुड़ गया, जो हो गया है 7,66,513.36 करोड़। तीनों स्टेटमेंट आई होप समझ में आ गए। अब यहां पे सही जवाब क्या होना चाहिए? तो दोस्तों यहां पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सप्लीमेंट्री बजट 17,865 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड किए गए, जो ओरिजिनल बजट का 2.42% था। ये बिल्कुल सही है। देन उसके बाद से स्टेटमेंट 2 नंबर जो है, जिसमें लिखा गया है कि सिर्फ हमने एजुकेशन और हेल्थ में खर्च किया, लेकिन यहां पे जो खर्च है वो इस 17,865 को हम खर्च कर रहे हैं एनर्जी में। यहां पर देखिए 8,587.2 करोड़, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2,438.63 करोड़, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 1,592 करोड़, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में 1,001 करोड़। तो यहां पर ये सारे डिपार्टमेंट है, यहां पे एजुकेशन नहीं है, यहां पे फैमिली वेलफेयर है, एनर्जी है, फाइनेंस है, जिसमें ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पीडब्ल्यूडी में है 805 करोड़, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में 505 है, एजुकेशन में 515 करोड़ है। इस बजट में हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बताया गया है कि वो कम हुई है, 2.4% हमारे पहुंच गई है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि पहले 19% थी। और हमारे यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1,60,000 और रिक्रूटमेंट किए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बजट था। तो यहां पे फिर से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा एनर्जी, एनिमल हस्बेंड्री जैसे डिपार्टमेंट में भी खर्चा किया जा रहा है। वो आपको नंबर्स भी याद रखने पड़ेंगे, पीडीएफ में दे देंगे, याद रखना। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन तीसरा वाला सही है, इसीलिए 1 और 3 पे टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धीरे से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो दिसंबर से आ रहा है, ये है 34th व्यास सम्मान, है ना। ये 34th व्यास सम्मान सूर्यबाला को ये सम्मान उनके उपन्यास कौन देश का वासी वेणु की डायरी के लिए मिला। सूर्यबाला को उपन्यास भारतीय युवाओं के संस्कृति और वैचारिक संघर्षों पर आधारित, खासकर विदेशों के प्रसंग पर आधारित है। सूर्यबाला जी ने 50 से अधिक उपन्यास और आत्मकथाएं बच्चों की पुस्तकें लिखी हैं। तो बिल्कुल सही है, सूर्यबाला जी को 34वां व्यास सम्मान मिला हुआ है। कौन सा देश कौन सी वाणी के लिए, और इन्होंने 50 से अधिक उपन्यास लिखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए तीनों स्टेटमेंट इनको लेकर के सही हो जाता है। अगला है, यहां पे कुंभ सहायक चैटबॉट कुंभ मेला चल रहा है, पहला स्नान हो चुका है और अब यहां पे हम
कुंभ से रिलेटेड क्वेश्चंस जनवरी वाले करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, अभी हम लोग 3 महीने का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुंभ सहायक चैटबॉट को लेकर के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। कुंभ सहायक चैटबॉट केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में है। यह चैटबॉट महाकुंभ के इतिहास, साधुओं और अखाड़ों, स्नान घाट, मंदिरों से संबंधित है। कुंभ सहायक चैटबॉट व्हाट्सएप और महाकुंभ ऐप से एक्सेस किया जा सकता है। तो देखिए यहां पे आप देखो तो ये कुंभ महाकुंभ सहायक एक ऐप भी है, वेब पोर्टल भी है, जिसको कुंभ में सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। लेकिन आप अगर यहां पर इसको क्लिक करोगे तो यह 10 भाषाओं में खुल के आएगा। हिंदी इंग्लिश नहीं, 10 भाषाओं में है। तो कितनी भाषाओं में? 10 लैंग्वेजेस में है। ये हमारे 10 भाषाओं में है। ये घाट से लेकर के साधु संत समागम सबके बारे में है। व्हाट्सएप ऐप और महाकुंभ ऐप से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चैटबॉट को सारी जानकारी देगा। ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, लेकिन यहां पर सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं, 10 भाषाओं में आपको यहां पे टिक करना है। दैट्स वाई मैं इनके ऊपर तो टिक करूंगा, लेकिन मुझे पहले वाले स्टेटमेंट को गलत करना होगा, इसीलिए यहां पर बी नंबर ऑप्शन को मैं टिक कर रहा हूं। क्लियर है? बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोरखपुर में ताल कंदाला को बनाने वाले वाटर पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखिए। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं जिससे लास्ट वाला ऑप्शन भी आपको दिखाई दे। ठीक है, अभी सही है, फिट एकदम। तो यहां पे लिखा हुआ है गोरखपुर के ताल कंदाला क्षेत्र में बनने वाले वाटर पार्क के संदर्भ में स्टेटमेंट को पिक करना है। यह वाटर पार्क केवल मनोरंजन की सुविधाएं देगा, इसमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। वाटर पार्क की संरचना और सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 10 एकड़ भूमि में विकसित हो रहा है। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं ये ताल कंदाला वाटर पार्क जो कि हमारे गोरखपुर में बन रहा है। काफी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ताल कंदाल है, जिसमें ना सिर्फ हमारे घूमने की व्यवस्था है बल्कि यहां खाने पीने की भी व्यवस्था है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस वाटर पार्क को इंटरनेशनल तरीके से डेवलप किया जा रहा है और ये 10 एकड़ में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करने वाला है। तो देखिए यहां पे 10 एकड़ में बन रहा है, बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे घूमने के साथ साथ खाने पीने की सुविधाएं है। इसीलिए यहां पर हम 2 और 3 को फिर से टिक करेंगे। बी नंबर ऑप्शन यहां पे सही है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? हाँ, 2 और 3 यहां पे सही है, क्योंकि पहला वाला गलत हो जाता है। 2 और 3 वाला ऑप्शन हमारा सही है। 2 और 3 बी नंबर में था, यहां पे ऊपर गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल में 251 मीटर टॉल लॉर्ड रामा का स्टैचू अयोध्या में इंस्टॉल करने की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए कैसे स्टैचू दिखाई देगा, कुछ ऐसा 251 हमारे ये मीटर लंबा स्टैचू है। इसको बनाने के लिए 1000 हेक्टेयर लैंड ली जा रही है। इसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके बगल में भगवान राम के जीवन को एक म्यूजियम में भी दर्शाया जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको बनाने की जिम्मेदारी एल&टी और रामवी सुतार के को दी गई है। रामवी सुतार जो आर्किटेक्ट है वो इसको बनाएंगे। तो अब देखते हैं भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए सबसे पहले 251 मीटर टॉल स्टैच्यू बन रहा है अयोध्या में, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारे 1000 हेक्टेयर बहुत ज्यादा होता है। 100 हेक्टेयर में ये बन करके तैयार हो रहा है, याद रखिएगा। और इसके आसपास एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा, कॉपर के स्टैचू बनेगा, और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये एल&टी के द्वारा बनेगा। एल&टी इसको बना रहा है, लॉरेंस एंड टर्बो। और इसको बनाने की जिम्मेदारी जो मूर्तिकार रामवी सुतार है, ये वही है जिन्होंने सरदार वल्लभ पटेल की यूनिटी ऑफ स्टैचू को बनाया हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो बनाया हुआ सेम यही है जो इस पूरी को बना रहे। तो यहां पे जो सही जवाब होगा इसको छोड़ दे, फिर से 2 और 3 के ऊपर हम जाएंगे जो कि बी नंबर में लिखा हुआ है। क्लियर हो रही बात धीरे धीरे सभी को, है ना? बहुत बढ़िया। चलो तो कंस्ट्रक्शन वर्क हमारे कहां पर शुरू हो रहा है? रामपुर गांव से लेकर के हमारे जो रामपुर गांव में 11 एकड़ का काम शुरू हो चुका है। निर्माण कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना? और बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे लिए ये अयोध्या का म्यूजियम और भगवान राम की मूर्ति है। हाल में उत्तर प्रदेश के लक्ष्मणगंज क्षेत्र में हुई खुदाई के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट को देखिए। यहां पे बावड़ी लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। इसका निर्माण बिलारी के राजा के शासनकाल में हुआ था। खुदाई के दौरान कुएं में 2 क्षतिग्रस्त मूर्तियां और एक संरचना प्राप्त हुई है। इस बावड़ी में वास्तुकला और संगमरमर और ईंटों का उपयोग किया गया था। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो जो हमारे लक्ष्मणपुर की बावड़ी है,
ये 125 से 150 वर्ष पुरानी है, ना कि 1000 वर्ष। ये अफवाहें उड़ाई गई थी और उसके वजह से काफी ज्यादा दंगे भी फैले। कुछ इस तरीके से आप देखिए, ये बावड़ी दिखाई दिए। तो ये 100 से 150 वर्ष पुरानी है। खुदाई के दौरान कुएं के में एक क्षतिग्रस्त मूर्ति और एक संरचना प्राप्त हुई। बावड़ी की जो मूर्ति कला, इसमें संगमरमर और हमारे ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो जो ये हमारे जिस तरीके से अफवाह उड़ाई गई थी 1000 वर्ष पुरानी है, बिल्कुल गलत है। ये 100 से 125 या 150 वर्ष पुरानी है। इसका निर्माण बिलारी के राजा के शासनकाल में हुआ था, है ना। कुएं के अंदर मिली हुई है, ना कि किसी मस्जिद के अंदर मिली हुई है। संगमरमर और ईंटों का इस्तेमाल किया गया। तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन आपके फिर से सही हो जाएंगे। 2 और 3, पहला वाला गलत है। आगे चलते, देखिए कुछ इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अयोध्या, है ना, अयोध्या ने आगरा के तो ताजमहल को सरपास कर लिया है सबसे ज्यादा टूरिस्ट के मामले में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आए हैं 2024 में, वो आए हैं ताजमहल को जो आते थे उसको पीछे करके अयोध्या में। ये एक ऐसा हमारे रिलीजियस टूरिज्म बन गया जहां पर 70% ग्रोथ देखने को मिले, 70% ग्रोथ देखने को मिल रही है राम टेम्पल बनने के बाद। मतलब जो राम टेम्पल में इनॉग्रेट हुआ 24 जनवरी 2024 को, उसके बाद से यहां पर देखोगे दूसरा तीसरा लाइन देखिएगा, अयोध्या, बनारस, मथुरा, प्रयागराज, ये ऐसी जगह थी जहां पर हमारे ग्रोथ देखने को मिली। जबकि कुशीनगर जो बौद्धिज्म से संबंधित है, उसमें टूरिज्म डिक्लाइन किया है। भैया देखते हैं क्या बात सही होना चाहिए। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे अयोध्या में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए पूरे हमारे यूपी के। ताजमहल को पीछे कर दिया है अयोध्या ने, ठीक है। 70% ग्रोथ भी देखने को मिली, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात गलत लिखी हुई है, आगरा में भी, हमारे अयोध्या में, बनारस में, मथुरा में, प्रयागराज में लोगों का जमावड़ा बढ़ा है, लेकिन कुशीनगर में डिक्लाइन नहीं हुआ। यहां पर भी इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि कुशीनगर को हमने डिक्रीमेंट लिखा था, दैट्स व्हाई तीसरा गलत लिखा हुआ है। लेकिन पहले और दूसरे यहां पे सही है। पहले और दूसरे कहां पर है? पहले नंबर पे है। तो कुशीनगर वो क्षेत्र है जो बौद्धिज्म से संबंधित है। भगवान गौतम बुद्ध को यहां पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसके लिए आज भी यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल में ही वृंदावन योजना जो सेक्टर 15 में है, ये क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। वृंदावन आप सभी जानते हैं लखनऊ का ये है, ये वृंदावन मथुरा वाला नहीं है। तो लखनऊ का जो वृंदावन योजना का सेक्टर 15 है, इसमें क्या बन रहा है? देश का एक एयरपोर्ट, एक मल्टी कॉम्प्लेक्स, या देश का सबसे बड़ा कन्वेक्शन एंड एग्जीबिशन सेंटर, या एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र। तो जो वृंदावन योजना है 15 नंबर, उसमें क्या बन रहा है? यहां पर देखिए, ये जब हमारे करंट अफेयर्स में इसका मतलब कुछ बड़ा ही बन रहा होगा। देश का सबसे बड़ा एग्जीबिशन एंड कन्वेक्शन सेंटर भारत मंडपम को भी पीछे करेगा, जहां पर विभिन्न व्यापारिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। और ये देश का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बन रहा है कहां पर? लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 15 में। ये सी नंबर पे दिया गया है, टिक करो ना भाई, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा कन्वेक्शनल एंड एग्जीबिशन सेंटर, जहां पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। अगली न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर में चर्चा में रही केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना। ये हमारे किस डैम का निर्माण किया जा रहा है? सागर डैम 50 मीटर, धौधान डैम 77 मीटर, हाउली डैम 100 मीटर, बेतवा डैम हमारे 80 मीटर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। डेली करंट अफेयर्स अगर आप हमारी देखते होगे तो हमने इसको बहुत डिटेल में बताया किस तरीके से हमारे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इसको कनेक्ट किया जा रहा है। और ये कनेक्शन के लिए हमारे यहां पर ये देखोगे, ये है हमारे केन रिवर और ये है हमारे कौन सी? बेतवा रिवर। इसको ये लगभग 30 किलोमीटर की कैनाल से कनेक्ट किया जा रहा है। यहां पर एक धौधन डैम बनाया गया है जो कि 77 मीटर बड़ा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 44,605 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह बुंदेलखंड के सूखे इलाके को पूरी तरीके से हमारे क्या करेगा? हमें पानी की सुविधा पहुंचाएगा। ना सिर्फ यहाँ के किसानों को, बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र, किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बल्कि पीने का पानी मिलेगा। और हम लोग इस हरित ऊर्जा, मतलब जो हाइड्रल एनर्जी है, टरबाइन पर पानी को गिरा करके 100 मेगावाट की बिजली बनाएंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें कई सारे काम हो, सिंचाई हो, पीने का पानी हो, बिजली बन रही हो, उसको हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और ये एमपी के 10 जिलों में, जिनका नाम आप यहां पे देखेंगे, और यूपी के
महोबा, झांसी, बांदा और ललितपुर को फायदा देगा। यूपी के कितने, 1, 2, 3, 4। अब इस परियोजना में 8,11,000 हेक्टेयर, सर देखिए याद रखना पड़ेगा, 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 2,52,000, अब सिर्फ यूपी की बात करते हैं, यूपी में 2,52,000 हेक्टेयर सिंचाई होगी। इस 8 लाख में 2 लाख हेक्टेयर यूपी का है, ठीक है। सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। 103 मेगावाट, मतलब हमने 100 बोला था, लगभग 103 मेगावाट हमारे हाइड्रल एनर्जी, और इसी के एरिया में 27 मेगावाट के लिए सोलर पैनल भी बिछाए जाएंगे। तो ये हाइड्रल एनर्जी है, और 27 मेगावाट की हमारे बोल सकते हैं कि क्या बनाया जाएगा उसके ऊपर हमारे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। धौधन डैम उसका सही जवाब हो जाएगा। धौधन डैम जो कि 77 मीटर हमारे चौड़ा है, ये केन रिवर के ऊपर ये इस तरीके से बनाया जाएगा, और फिर यहां से पानी को इकट्ठा करके बेतवा रिवर से कनेक्ट करेंगे। 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण हो रहा है, बहुत शानदार तरीके से हमारे यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट से प्रभावित होंगे। अब यहां पे पूछा गया है कि केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट से कितने लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तो आप लोगों को पता चलेगा लगभग कितने, तो लगभग हमारे 44 लाख लोगों को 10 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे यूपी के हैं और मध्य प्रदेश के हैं, ये हमारे लाभान्वित होंगे। तो 44 लाख कहां के, हमारे मध्य प्रदेश के, 21 लाख कहां के, यूपी के। तो लगभग हमने आपको 62 लाख लोग बताए थे, अगर आपको याद हो, तो 62 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। नियर अबाउट वो अलग अलग न्यूज़पेपर में था। तो मैं यहां पे 60 से 65 के बीच में लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये पीने के पानी की सुविधा दे रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। यूपी के 21 लाख, 4 डिस्ट्रिक्ट आपने देखा, महोबा, ललितपुर, झांसी, और यहां पर 10 डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। आगे चलते हैं, यहां पे दिया हुआ है विद्या कुंभ इनिशिएटिव। विद्या कुंभ इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रमिक परिवार के बच्चों को सस्ती शिक्षा देना, महाकुंभ के दौरान बच्चों की मनोरंजन गतिविधियों का आयोजित करना, श्रमिक परिवारों के बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, श्रमिक परिवारों और व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण देना। यहां पे क्या मुख्य उद्देश्य है विद्या कुंभ का? जरा दिमाग लगाइए और बताइए क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए। थोड़ी देर के लिए हमने वीडियो बंद किया है, परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने वीडियो इसलिए बंद किया था ताकि हम आपको एक और वीडियो दिखा सके। कुंभ का अनोखा स्कूल देख दिल खुश हो जाएगा। कुंभ का अनोखा स्कूल देख करके दिल खुश हो जाएगा। विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय, देखिए क्या बोल रहे हैं ये भाई साहब, एक लोकल न्यूज है और ये क्या बोल रहे हैं। कुंभ में एक तस्वीर आम देखी जाती है कि सैनिटाइजेशन वर्कर सफाई कर रहे होते हैं और उनके साथ में ही उनका बच्चा बैठा होता है। लेकिन इस बार के कुंभ में ये तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ये सैनिटाइजेशन वर्कर्स कुंभ में सफाई के लिए उतरते हैं तब इनके बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो ये वो स्कूल है जो बनाए गए हैं सैनिटाइजेशन वर्कर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि वो यूपी के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं और वो यहाँ पर आकर जब सफाई करेंगे तो उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए यूपी सरकार ने ये विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय बनाए हैं जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स के लिए बने हैं। कैसे है ये स्कूल, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये कंपाउंड बनाया गया है, यहाँ पर सेक्टर 2 है। ये ऐसा नहीं है ये इकलौता स्कूल है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कुंभ के दौरान सेक्टर्स बनाए गए हैं वहां पर हर सेक्टर में सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं। उन सैनिटाइजेशन वर्कर्स को भी उन्हीं सेक्टर्स में जगह दी गई है रहने के लिए, और जहां वो रह रहे हैं उसके साथ ही ऐसे स्कूल्स बनाए गए हैं जहां पर उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं।
ये देख सकते हैं आप नजारा, ये पूरे स्कूल्स हैं, इधर भी देखेंगे ये क्लासेस लगी हुई है, ये क्लास 5th की क्लास है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिक्षा इनिशिएटिव स्मार्ट क्लास है, यहाँ पर अंदर आपको लेकर चलेंगे तो यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस होंगी और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं आइए देखते हैं। टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उसका जवाब क्या होना चाहिए। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं और इसके जवाब की तलाश करते हैं। अब आप लोगों से पूछेंगे जो लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए, तो विद्या कुंभ ये हमारे किन के लिए है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि जो कुंभ मेला में बहुत सारे जो सैनिटाइजेशन में लगे हुए श्रमिक हैं उनको निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती रहे, इसके लिए नर्सरी से लेकर के 5वीं तक के ये स्कूलों को वहीं पर खोला गया। याद रखिएगा यहां पर ये इसका सही जवाब है, शिक्षा के लिए, ना कि मनोरंजन के लिए, है ना। ये सस्ती और शिक्षा सुविधा प्रदान करना, और मुझे लगता है कि आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नर्सरी से 5वीं तक के लिए ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए ना, ये श्रमिक परिवारों के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो सी नंबर इसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, महाकुंभ के दौरान जो भी हमारे प्रयागराज में खुला, आपने देखा पूरे वीडियो में किस तरीके से, आई होप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे वीडियोस को बना करके हमारे लिए और आपके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोकल खबर कोई था चैनल जिसका हमने यहाँ पे आपको वीडियो दिखाया। इंडिया टोटल फॉरेस्ट एरिया हैज इंक्रीज बाय हाउ मच स्क्वायर किलोमीटर। भारत के कुल वन क्षेत्र में कुल कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर में आई फॉरेस्ट रिपोर्ट की। तो यहां पर देखोगे 500 स्क्वायर किलोमीटर, 1445 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर या 2000 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों यहां पे जो सही जवाब हो जाएगा, इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर इंक्रीज हुआ है वो है 1445 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो हमारे कितना हो चुका है, ट्री कवर 8,27,357। तो इंडिया का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32 लाख हमारे समथिंग है। इसमें हमारे लगभग 24 या 25% जो हिस्सेदारी है वो पेड़ पौधों की हो चुकी है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की हो चुकी है। जो इस साल का इंक्रीमेंट है, आप सभी ने देखा कि जो बी नंबर ऑप्शन पे था वो 1445 किलोमीटर था। अब यहां पे यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट हमारे जारी की गई भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो हमारे देश के एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट मिनिस्टर है। ये रिपोर्ट हमारे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से लॉन्च की गई है 2023 के डेटा के आधार पे। किस तरीके से 2021 में जब ये रिपोर्ट आई तो 21.7% की वृद्धि देखी गई, और जब अब हम यहां पे इस रिपोर्ट को 2023 की पढ़ रहे हैं दिसंबर 2024 में, तो ग्रोथ यहां पे 25.17% की है। याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे यहाँ पे रिपोर्ट आना कब से शुरू हुआ, 1987 में पहली बार रिपोर्ट आई थी, और ये बाइएनियल मतलब हर 2 वर्षों में आती है। ये रिपोर्ट का 18वां सेशन था, 18वां सेशन जो 2023 में पब्लिश किया गया, 2023 का 24 में पब्लिश किया जाएगा, याद रखिएगा। अब इस रिपोर्ट में आप सभी ने देखा कि किस तरीके से हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 25.17% फॉरेस्ट हो चुके हैं। इंक्रीमेंट आपने देखा 1445 किलोमीटर का है फॉरेस्ट एरिया का। अब सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट हमारे बढ़ा है, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ा है वो कहां पे बढ़ा है, तो याद रखिएगा वो बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ जाता है। ओवरऑल फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा जो जहां पे है वो है मध्य प्रदेश, लेकिन ग्रोथ सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हुई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी आप लोगों ने विद्या कुंभ देखा, इसमें क्या चीजें स्टूडेंट्स को दी गई, तो उमंग किट और ज्ञान का पिटारा, बोथ ए एंड बी दोनों चीजें दी गई हैं। उमंग किट एक ऑनलाइन टूल होता है जिससे बच्चे पढ़ते हैं, और ज्ञान का पिटारा जिसमें बुक्स वगैरह होती हैं। ये दोनों चीजें दी गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आप सभी लोगों ने अभी देखा भी, वीडियो भी मैंने आपको दिखाया। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की अरहर की दाल को जीआई टैग के लिए चिन्हित किया गया है। इसको लेकर के 2 स्टेटमेंट है। जीआई टैग मिलने से जो अरहर की दाल बुंदेलखंड में होती है उसकी व्यवसायिक स्तर पर मांग बढ़ जाएगी। जीआई टैग में किसानों का उत्पाद मिलने से उचित मूल्य मिलता है उनके प्रोडक्ट का। बुंदेलखंड की अरहर की दाल केवल चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे, हमारा जो बुंदेलखंड है वो पूरा है, ये
जालौन से लेकर के ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जिसमें से हमीरपुर को छोड़ दे तो सभी मध्य प्रदेश से टच है। ये सातों में से हमीरपुर को छोड़ दे तो बाकी के सारे हमारे टच है। अब ये जो अरहर की दाल है हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है और इन एरियाज में भी चित्रकूट, बांदा, महोबा में भी इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ये चित्रकूट में नहीं, हमारे बाकी के डिस्ट्रिक्ट में भी होती है। जीआई टैग मिलने वाला है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये चित्रकूट में सिर्फ नहीं होगी, चित्रकूट के अलावा बाकी के भी हमारे महोबा में भी होगी, हमारे ललितपुर में भी होगी, चित्रकूट में भी होगी, बांदा में भी होगी, ये हमारे अरहर की दाल। जीआई टैग अगर देखा जाए किसी भी जगह की जो पहचान होती है, जैसे सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल हो गया, है ना, हमारे लखनऊ का दशहरी आम हो गया, लंगड़ा आम हो गया, बनारस का पान हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। यूपी में अब 75 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हो चुके हैं जो यूपी का सबसे ज्यादा जीआई टैग में नंबर 1 का स्थान लेके जाते हैं। तो ये हमारे जीआई टैग है जो अभी अरहर की दाल के लिए चिन्हित किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर गलत था, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर में होती है 4 डिस्ट्रिक्ट में अरहर की दाल, सिर्फ चित्रकूट में नहीं। आगे चलते, हॉट एयर बलून राइड अयोध्या, जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अब ये जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके लिए नए नए इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं। हॉट एयर बलून एक हमारा हॉट एयर बलून है जिससे आप 250 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द बलून राइड इज 15 मिनट और ये हमारे इनॉग्रेट किया गया है सरयू जो अयोध्या के किनारे है वहां पे। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बलून राइड देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये देखिए भाई, नंबर पे कॉल मत करना, बस मैंने आपको फोटो दिखाने के लिए किया है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने ये अपना डाला था, देखिए मैं कितनी जगह पर जुड़ा रहता हूं, अलग अलग न्यूज। फ्लाइंग अयोध्या हॉट एयर बलून 999 रुपए पर पर्सन। नया घाट जो हमारे सरयू में है, नया घाट के नाम से सरयू नदी किनारे, वहां पर आप इसको देख सकते हो। फोन पे कॉल मत करना। ये 250 फीट की ऊंचाई पर ले जाएगा, 8 मिनट तक आपको हवा में रखेगा, ना कि 15 मिनट। 15 मिनट गलत है और सरयू नदी के किनारे है, तो भाई यहां पे हम 8 मिनट करेंगे, बाकी का सारा सही है, इसीलिए हम केवल 1 और 3 को सही करेंगे जो ए नंबर में लिखा हुआ है। चमक रही है बात सभी को? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेश मित्र पोर्टल। हमारे यहां पर जो बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक पोर्टल बनाया गया जहां पर लेन देन में किसी भी तरीके का बैंकिंग चार्ज, हैंडलिंग चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसमें 7 बैंकों द्वारा पेमेंट गेटवे करने पर, जिसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, ये बैंक के ऊपर कोई भी हैंडलिंग चार्ज नहीं होगा। ये व्यापारियों, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में लेन देन को फ्री करने का, ये अपने आप पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का एक इस पोर्टल है जिसको निवेश मित्र बोला जा रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट ने निवेश मित्र पोर्टल जो कि 1 जनवरी से एक्टिव हो जाएगा, इसमें यहां पे 11 नहीं, 7 नहीं, 11 बैंकों को, जो यहां पे एसबीआई, एक्सिस और भी दूसरे बैंक्स हैं जिनको इंक्लूड किया जा रहा है, जिसमें कोई भी हैंडलिंग चार्ज नहीं रहेगा, फ्री ऑफ ट्रांजैक्शन रहेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के। और इसी वजह से आप यहां पर देखो, पहला सही है, 1 जनवरी से चालू हो चुका है, 11 बैंक होने चाहिए, ये गलत हो चुका है, और ये वाला सही है, इसीलिए 1 और 3 ए नंबर पे है। बोलो भाई, चमक रही बात सभी को? बढ़िया एकदम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ टूरिस्ट अराइवल। फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपने देखा कि अयोध्या में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए, लेकिन अभी हम यहां पे बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन की। भाई साहब, ये यूट्यूब कैसे लग गया? कोई बात नहीं, हम वापस से ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारे यहां पर जो टोटल टूरिस्ट आए हमारे उत्तर प्रदेश में, वो 47,061 करोड़ है, जो अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जनवरी से सितंबर तक आए। सबसे ज्यादा टूरिस्ट के मामले में बनारस, फॉरेन टूरिस्ट यहां पर 1,84,000, फॉरेन टूरिस्ट 1,84,000 सबसे ज्यादा कहां पर आए? बनारस में। जबकि सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आए यहां पर अयोध्या में, 13.55 करोड़ ये डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए अभी तक के इतिहास के 2024 में। मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल अयोध्या में हुआ। 3 स्टेटमेंट है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आए अभी तक के इतिहास में वो यूपी में 2024 था।
बहुत सारे इवेंट किए गए, 47,061 करोड़। 2025 मुझे लगता है कि और ज्यादा होगा क्योंकि महाकुंभ शुरू हो चुका है, तो ये आंकड़ा टूटेगा, 100% आंकड़ा जो टूटेगा। 40 करोड़ तो महाकुंभ में आने वाले हैं। बनारस अगर आप देखोगे तो बनारस में सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए हैं। बनारस क्योंकि वहां पे बौद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती, तो फॉरेन टूरिस्ट ऑब्वियस सी बात है बनारस में आते, सारनाथ में। तो 1,84,036 फॉरेन टूरिस्ट बनारस में आए। अयोध्या में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आए, लगभग 13.5 करोड़। तो तीसरा स्टेटमेंट आप देखोगे, उत्तर प्रदेश में 2024 साल अभी तक का सबसे टूरिस्ट बड़ा वाला साल था। 25 में रिकॉर्ड टूटेगा 100%। सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट अयोध्या में आए, गलत है, बनारस में आए। पहले दो में कोई गलती नहीं, लेकिन तीसरे वाले में आपको फॉरेन टूरिस्ट के मामले में बनारस और डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में अयोध्या टिक करना था। बात चमक रही है कि नहीं? गलत वहां था, इसीलिए यहां पे जो सही जवाब होगा वो ये कट करेंगे, लेकिन हमारे ये वाला और ये वाले में कोई गलती नहीं है। दैट्स वाई हमको पहला और दूसरा टिक करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन तीसरे वाले में उल्टा हो गया मामला। ठीक है, दैट्स वाई यहां पे जो ऑप्शन है वो बी नंबर है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे हमारे जो ये आंसर है कंप्यूटर जी ने गलत टाइप कर दिया है, माफ करिएगा कंप्यूटर जी को। अगली न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश के मिल्क प्रोडक्शन से। यूपी ने एक बार फिर से, उत्तर प्रदेश ने फिर से एक बार टोटल मिल्क प्रोडक्शन में टॉप का स्थान हासिल कर लिया है। पूरे हमारे इंडिया में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 16.21% यूपी में हो रहा है। मतलब 100% का 16.21 यूपी में हो रहा है, बाकी का 27 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी कर रहे हैं। यूपी अकेले इतना कर रहा है, 28 राज्यों में यूपी का कंट्रीब्यूशन इतना है, बाकी के 27 राज्य बाकी का और 8 यूनियन टेरिटरी बाकी का कर रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे हमारे पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है 471 ग्राम, है ना। अब उसके बाद से लिखा हुआ है यूपी यहां पे मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम्स चला रहा है, लेकिन रिवॉर्ड के लिए कोई स्कीम नहीं है। तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे मिल्क प्रोडक्शन में जो हमारा टॉप पे है वो है उत्तर प्रदेश, जिसने 2023-24 के लिए टोटल प्रोडक्शन जो किया है वो हमारे पूरे इंडिया का 16.21% है। कितना? 16.21% का प्रोडक्शन है, जो हमारे किसी भी स्टेट से सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे जो इंक्रीमेंट है वो राजस्थान का हुआ है 14.51%। फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है, जिसका जो कंट्रीब्यूशन है 8.1% है। ठीक है, 8.91%। तो ये हमारे कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़े 3 स्टेट्स का। अब जो इंक्रीमेंट है यूपी का, जो इंक्रीमेंट है 5.62% है, जो कि पिछले दशक से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एग प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से मीट प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे, मीट के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको शॉर्ट में जेम बोलते हैं, इसको लेकर के 3 स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह अपनाया गया है। जेम प्लेटफॉर्म के उपयोग से राज्य सरकारों को 2000 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होती है। जेम के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों को निविदा में छूट दी जाती है, बल्कि उन्हें कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। 3 स्टेटमेंट है। अब यहां पे पूछा गया कौन सा सही है, तो यहां पे जो स्टेटमेंट सही है वो है स्टेटमेंट पहला सही है। उत्तर प्रदेश पहला जिसने पूरी तरीके से गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस अपना लिया है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट देखा होगा, अमेजन देखा होगा, जिसमें हमारे सामान खरीदा जाता है ऑनलाइन। सिमिलरली गवर्नमेंट प्रोडक्ट को यहां से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीदा और बेचा जाता है। गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपए का टोटल यहां पे टर्नओवर कर लिया है। 2000 करोड़ रुपए का टोटल सेविंग कर लिया है, सेव कर लिया है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर आप देखोगे थर्ड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहां पर जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको छूट दी जाती है। यहां पे छूट दी जाती है, नहीं छूट दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है ये वाला गलत है, बल्कि बाकी के दोनों हमारे सही हो जाते हैं। पहला और दूसरा सही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? याद रखिएगा ये स्टेटमेंट हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अच्छा, यहां पे वाले पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन का डिस्कस नहीं किया था ना। तो यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का संचालन किया जिससे कि हमारे योजनाएं से प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन पुरस्कार के लिए भी हमारे
योजनाएं चलाई जिसको हम लोग बोलते हैं गोकुल पुरस्कार। तो पुरस्कार दिया है, इसीलिए यहां पर हमारे जो कोई पुरस्कार योजना नहीं, ये गलत है। गोकुल पुरस्कार योजना हमारे चलाई गई है। प्रोडक्शन के लिए हमारे नंदिनी मिल्क योजना चलाई गई है ना, याद रखिएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है। गोकुल पुरस्कार के तहत हमारे रिवॉर्ड दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। हाँ, तो नंदिनी योजना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नंद बाबा मिशन की। नंद बाबा मिशन जो कि हमारे यहां पर डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में इसको लाया गया था और 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी के फ्लैगशिप के तहत नंदिनी स्कीम है जिसमें अच्छी किस्म की गायों को खरीदना था। और पुरस्कार के लिए गोकुल पुरस्कार योजना थी, ये रह गया था, जिसकी वजह से हमने फिर से डिस्कस किया है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है, पुरस्कार योजना भी यूपी में है। ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते आगे, ये हम लोगों ने कर लिया है। आगे अब हमारे दिसंबर के जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हम लोगों ने फिनिश कर ली। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग यहां पर देखते हैं अपने नवंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। नवंबर, सबसे पहला, कान्हा गौशाला के तहत आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला कौन सी पहली डेयरी को? कान्हा गौशाला कहां की है जिसको पहला आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है? लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद या गोरखपुर? कहां की भाई ये? आई होप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो किसको मिला हुआ भाई? तो याद रखिएगा, सही जवाब है मुरादाबाद की। मुरादाबाद की डेयरी है कान्हा गौशाला जिसको ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो कान्हा गौशाला इज रिलेटेड फ्रॉम मुरादाबाद जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया। ये पहली डेयरी है जहां पर गायों के दूध के लिए हमारे बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है और फिर जो गाय का गोबर निकलता है उससे बायोगैस बनाई जा रही है जिससे बिजली पैदा हो रही है। अब देखिए, आम के आम जिससे दूध पार्लर भी चल रहा है और गुठलियों के भी दाम जिससे हमारे बिजली भी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से इसको आईएसओ ने पहला सर्टिफिकेशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, इसने 50 देसी हमारे मवेशियों की, जानवरों की किस्मों को मान्यता दी है। उसमें उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो यूपी की 3 गायों की किस्म है जिनको मान्यता दी गई है, याद रखना है कौन कौन सी। तो इनमें देखेंगे तो 50 जो देसी गायों की किस्म है उसमें हमारे पुनवार जो बरेली रुहेलखंड का इलाका है वहां पर होती है। देन उसके बाद से लखीमपुर खीरी की खीरीगढ़, है ना, लखीमपुर खीरी की खीरीगढ़ ये गाय की किस्म है। और फिर उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर गंगा तीरी होती है। तो पुनवार, खीरीगढ़ और ये गंगा तीरी, ये 3 गायों की किस्म को यूपी में जो 50 की लिस्ट पूरे भारत में है, 3 यूपी की गायों की किस्म को मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। यह विद्यालय समाज कल्याण और आदिवासी विभाग द्वारा संचालित है। इनकी संख्या 94 से बढ़कर के 100 हो गई है। केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और केवल एक सही है, ना तो एक ना तो दो। याद रखिएगा क्या होना चाहिए सही जवाब। तो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 94 से बढ़कर के 100 हो चुकी है। कितनी? 94 से बढ़कर के 100 हो चुकी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समाज कल्याण और जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में उच्च शिक्षा, आवासीय शिक्षा और प्रयोगशालाएं जैसी शिक्षाएं देना और अध्ययन सामग्री के साथ साथ कपड़ों जैसी निःशुल्क सुविधाएं भी प्रदान करना। ठीक है, तो बेसिकली जो दबे हुए हमारे हैं ट्राइबल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए स्कूल्स की संख्या जयप्रकाश नारायण विद्यालय की को खोला गया। 94 से बढ़कर के 100 हो चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखोगे कंपोजिशन 60% जनरल कैटेगरी से, 25% हमारे इंटरमीडिएट क्लास से और 15% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये हमारे इस तरीके से ये हमारे छात्रों का एक हमारे क्या होगा, समावेशन होगा। इसमें आवास दिया जाएगा, जैसे रेजिडेंशियल सुविधाएं मैंने पहले बताया था मिलेगी, और आगे बढ़ने के लिए इनको कोचिंग की सुविधाएं भी दी जाएंगी। ठीक है, हाँ, अगर आप देखोगे 2018 से जो हमारे इसमें बच्चों की संख्या थी 32,429 थी, अब वो 35,000 हो चुकी है। मतलब संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। 19 से 25 में 35,000 पहुंच गए। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहां पे बन रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये निजी टेक्सटाइल पार्क गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर या शामली कहां पर बन रहा है? तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे वेस्टर्न पार्ट है शामली, और यहां पर एक निजी टेक्सटाइल पार्क बन रहा है झिझियाना में। झिझियाना जो हमारा एरिया है ये शामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क है जहां पर टेक्सटाइल मतलब सूती वस्त्र उद्योग, अपीयरल उद्योगों का काम किया जाएगा। टोटल 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पे किया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इस अपीयरल पार्क में। महाकुंभ 2025 जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में आपातकालीन चिकित्सा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? भीष्म क्यूब, वज्रयान, जीवयान या जीवन रक्षक? बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि अयोध्या में सबसे पहले जो मूवेबल हॉस्पिटल का इस्तेमाल किया गया तो वो थे भीष्म, जब 2024 में राम लला की प्रतिमा का हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर हमने आगरा से इसको एयर ड्रॉप करके, क्यूब्स मतलब डिब्बे होते हैं, हमने हॉस्पिटल सेटअप किया पहली बार एयर ड्रॉप, जिससे कि पहाड़ों पर है ना किसी ऐसी दुर्घटना क्षेत्र में हम इसको एरोप्लेन से गिराए। फिर यूक्रेन को हमने ये गिफ्ट में दिया, और अब हमारे जो महाकुंभ है वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। भीष्म क्यूब हॉस्पिटल ये एक हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको हम क्यूब के फॉर्म में एयर ड्रॉप कर सकते हैं। ये मोबाइल होते हैं, इसमें एक्सरे से लेकर के ऑपरेशन थिएटर से लेकर के आईसीयू तक सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। क्यूब खोलो, फटाफट सेटअप करो और काम हो जाता है। बैटरीज होती हैं जिससे कि इसको बिजली भी मिलती रहती है। राया हेरिटेज सिटी के लेकर के 2 स्टेटमेंट है। इसे गंगा एक्सप्रेसवे के साथ विकसित किया जाएगा। ये दिस सिटी विल बी मोल्डेड आफ्टर द सिटीज इन साउथ कोरिया एंड वियतनाम। तो हमारा जो है दिल्ली एनसीआर में हमने गाजियाबाद भर दिया, नोएडा भर दिया, ग्रेटर नोएडा बना के वो भी भर दिया। अब मथुरा में पहुंच गए, और मथुरा में हमारे मथुरा और वृंदावन के बीच में एक नया सिटी बनाया जा रहा है, राया हेरिटेज सिटी, जो कि दिल्ली एनसीआर का एक हिस्सा बनेगा। हाईटेक सिटी है, और ये आप देख रहोगे ये यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे जो किस तरीके से हमारे गंगा एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है गलत हो जाता है, ये साउथ कोरिया और वियतनाम के मॉडल पर आधारित शहर है। तो दूसरे नंबर स्टेटमेंट के ऊपर टिक करेंगे, जो कि ए नंबर पे लिखा हुआ है। ये यमुना एक्सप्रेसवे पे है, ना कि गंगा एक्सप्रेसवे पे। 735 एकड़ में ये फैल रहा है, और ये हाईटेक सिटी बन रहा है साउथ कोरिया और वियतनाम के मदद से। बाके बिहारी से जाने के लिए इसमें ग्रीनफील्ड एक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिससे कि काफी लंबी जो दूरी है वो केवल 6-7 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। हाल में मैक्सिको की प्रमुख बेकरी कंपनी बिम्बो बेकरी दौला गांव में स्थापित की जा रही है। बहुत बड़ी बेकरी कंपनी है मैक्सिको की। ये किस डिस्ट्रिक्ट में होगा? प्रयागराज, बागपत, झांसी या कानपुर? बिम्बो बेकरी। तो दोस्तों आप देख रहे होगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स की जगह पे इन्वेस्टमेंट ला रही है। टेक्सटाइल पार्क, देन उसके बाद से आप देख रहे होगे बिम्बो बेकरी, है ना। आप देख रहे होगे कि अलग अलग, अभी आप देखोगे कि इस तरीके से सेमी कंडक्टर यूनिट्स भी ओपन की जाएगी। तो ये कहां पे खोली जा रही? दौला गांव बागपत में है। चौधरी चरण सिंह जी की जो हमारे जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, वहां पर दौला गांव के पास में ही है, और वहां पर ये बिम्बो बेकरी को बनाया जा रहा है। ये मैक्सिको की कंपनी है जो लगभग हमारे 550 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, और 17 किसानों की तो बल्ले बल्ले हो गई। उनके 71 करोड़ रुपए, 71 करोड़ 17 किसानों को मिल रहे हैं। उनकी 99 बीघा जमीन खरीद ली गई है। हाल में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर डिजिटल लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र खोला जा रहा है? ललितपुर, सादाबाद, महिलाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो डिजिटल लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र जहां पर देखिए बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जाकर के लाइब्रेरी और डिजिटल केंद्र में पढ़ते होंगे। तो ये हमारे सादाबाद में, सादाबाद गांधी पार्क जो है ये लगभग 1.89 करोड़ में बनाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर ग्लोबल नगरोदय योजना के तहत इसको बनाया जा रहा है, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है। तो ग्लोबल नगरोदय योजना के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ऐसी लाइब्रेरी गवर्नमेंट बनाएगी, इसके अलावा और भी होंगी, जिससे कि लोग दिल्ली और बाकी जगहों पर जाकर के लाइब्रेरी की तलाश में ना पड़ पाए, उनके गांव, उनके आसपास ही वो लाइब्रेरी मिल जाए। 1.89 करोड़ में सादाबाद नगर पंचायत हाथरस में ये पड़ता है, जहां पर ये लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आगे चलते, इनमें से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। इसमें सारा का सारा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से एनर्जी मिले, ये टाई अप किया जा रहा है। 13 मेगावाट सोलर एनर्जी से और 10 मेगावाट विंड एनर्जी से सप्लाई देनी है
हम टाई अप करेंगे अडानी से, टाटा से, एनटीपीसी या पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। दोस्तों, भरोसे का प्रतीक जो भरोसे पे सबके खरा उतरा है आज से नहीं कई सालों से, वो है टाटा। और टाटा के साथ यूपी गवर्नमेंट ने ये लगभग 24 मेगावाट सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से क्रिएट करने के लिए एक लंबा टाई अप किया है। ये टाटा पावर एनर्जी के साथ में है, जो आपको याद रखना है, जिसमें लगभग आप देखोगे फिर से 550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टाटा पावर करेगी इस 24 मेगावाट को बनाने में। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, याद रखिएगा। कृषि भारत 2024 के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। ये एक 5 वर्षीय इवेंट है जो कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। केवल एक स्टेटमेंट सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कृषि भारत 2024 ये हमारा एक 4 दिवसीय इवेंट है जो कि लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ है ये कृषि का, योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। तो ये हमारे सबसे पहले कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया था, तो ये 4 दिन का है, ये ग्रेटर नोएडा की जगह लखनऊ में हो रहा है और इसको योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनोग्रेट किया गया। कौन सा गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसको हमारे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का ये एग्रोटेक कॉन्फ्रेंस है, जिसमें फोकसिंग कंट्रीज है नीदरलैंड यहां पे फोकसिंग कंट्रीज है, जिस पर हमने एग्रीकल्चर के में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने के लिए टाई अप किया है। ये भी आपको याद रखना है। कई सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, युगांडा, स्पेन और यूके। ये हमारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, लेकिन पार्टनर कंट्री नीदरलैंड था। आगे बढ़ते नेक्स्ट। हाल में किस शहर में बाबू कल्याण सिंह स्मारक की मंजूरी दी गई? देवरिया, कुशीनगर, नैनी या छिबरामऊ? कहां पर बन रहा है भाई बाबू कल्याण सिंह ये मेमोरियल पार्क? तो देखिए, कन्नौज और हमारे कानपुर के बीच में छिबरामऊ पड़ता है। छिबरामऊ में ये बनाया जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से बाबू कल्याण सिंह स्मारक, जो कि हमारे 39 लाख में बन करके तैयार होगा, याद रखिएगा। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक MOU साइन किया गया है NCCI। तो NCI इज अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। मतलब देखिए, ये हमारे CCI चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, ये हमारे N का मतलब क्या है? नाइजीरिया, नॉर्वे, नामिबिया या निकारागुआ? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही नॉर्वे के साथ एक बहुत बड़ा टाई अप साइन अप किया इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए। एग्रोटेक के लिए नीदरलैंड के साथ, इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्वे के साथ। बिम्बो जो बेकरी आ रही है, ये आ रही है मैक्सिको से, और यहां पे नॉर्वे। तो नॉर्वे के ऊपर आपको टिक करना है। नॉर्वे इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हमारे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही है। ये एग्रीमेंट हमारे इन्वेस्ट यूपी, जो कि हमारे अभिषेक प्रकाश जी इसके CEO हैं, उनके द्वारा साइन किया गया है। बहुत बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। उत्तराखंड महोत्सव, देखिए नाम से लग रहा है कि उत्तराखंड में होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड कभी हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य घोषित हो गया। इसलिए हम लोग इसी दिन हम लोग अपने यहां पर उत्तराखंड महोत्सव बनाते हैं। इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। यह आयोजन लखनऊ में हुआ। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, उत्तराखंड महोत्सव ये हमारे उत्तर प्रदेश में पंडित गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो लखनऊ में है, वहां पे ये हुआ। 10 दिनों तक ये प्रोग्राम चला। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका हमारे आयोजन किया। बहुत सारे वहां पे अलग अलग हमारे डांस और अलग अलग कल्चर उत्तराखंड के दिखाए गए, और फिर उसके बाद से उत्तराखंड वैभव का भी सम्मान दिया गया। ये सम्मान इनमें से किसको दिया गया है? डॉक्टर कल्याण सिंह रावत, चंडी प्रसाद, नैन सिंह, किसको दिया गया है ये सम्मान? तो याद रखिएगा, डॉक्टर कल्याण सिंह रावत को यह सम्मान दिया गया है, जो A नंबर पे आपको दिखाई दे रहे हैं। टिक कर देना है A नंबर। डॉक्टर कल्याण सिंह रावत इस करेक्ट आंसर, जिनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया से उत्तराखंड हम लोगों ने देखा। ये बेसिकली माती मूवमेंट को इन्होंने शुरू किया था, जिन्होंने शादियों के समारोह में लोगों से पेड़ लगाने की परंपरा शुरुआत की कल्याण सिंह रावत ने। तो माटी आंदोलन की शुरुआत करने वाले कल्याण सिंह रावत एक बहुत बड़ी, जिन्होंने आगे वाली पीढ़ी के ऊपर उपकार किया है पेड़ पौधे लगा करके, उनको यह सम्मान दिया गया उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। आगे बात करते हैं। हाल में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के द्वारा किन शहरों में 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया? गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ। हाल में ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ 2 दिवसीय। कहां पर? तो याद रखिएगा, ये लखनऊ में आयोजित हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये हमारे कार्यक्रम का आयोजन था। तो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइबर सुरक्षा, डिजिटल अरेस्ट से लेकर के साइबर स्कैम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो उसको लेकर के हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने हमारे यहाँ पर एक साइबर क्राइम का सबसे ज्यादा केसेस भी यूपी में हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला रखी लखनऊ में और लोगों को समझाया, अपने डिपार्टमेंट को समझाया कि ऐसे केसेस को कैसे टैकल करना है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत बढ़िया तरीके से। हाल में भारतीय वायुसेना ने C295, जिसको आप लोग एयरबस के साथ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली जा रही है बड़ोदरा में, आप लोगों को मैंने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। टाटा एडवांस सिस्टम जो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये हमारे कहां पर खोली जा रही है? वडोदरा में। क्या बनाएगी? एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, जो कि हमारे इंडिया पहले खरीदता था, अब अपने यहां पर बनाएगा इस एयरबस के द्वारा। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सेंचेस आए और वडोदरा में इस फैक्ट्री का संचालन किए, लेकिन बनने के बाद हमारे यहां पे इसको चलाने के लिए पायलट्स चाहिए। तो सिमुलेटर का मतलब क्या होता है कि आपको ये एरोप्लेन नहीं होगा, बट एक एरोप्लेन जैसा सेटअप होगा जिसमें आपको फीलिंग आती है कि आप एरोप्लेन चला रहे हैं। ठीक है, तो वो सेटअप में आपको एक वो VR वाला पहनाया जाता है, सब कुछ होता है, फील लाइक कि आप एरोप्लेन चला रहे हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है C295 जो अब इंडिया में बनेगा। उसके लिए एक सिमुलेटर, जो मोशन सिमुलेटर है, उसको आगरा में स्थापित किया जा रहा है, जो B नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। ऑपरेशन द्रोणागिरी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह एक मेजर इनिशिएटिव है जो नेशनल जियोस्पैटिकल पॉलिसी 2022 के तहत शुरू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है भू स्थानिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, दो, ना तो एक ना तो दो, या दोनों सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारे द्रोणागिरी प्रोग्राम जो यूपी में जो भूमि का सही मापन करने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई, और ये 2022 में नेशनल पॉलिसी जियोस्पैटिकल के तहत शुरू किया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इसको देखेगी। अब ये यूपी में हमारे लाया जा रहा है, जिससे कि सही लोगों की भूमि सही लोगों तक पहुंचे। ऑपरेशन द्रोणागिरी मुख्य उद्देश्य है कृषि, आजीविका, रसद, परिवहन जैसे क्षेत्रों में हम कहां पे किस किस क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, कृषि कहां पे की जा सकती है, अच्छी जलवायु कहां पे है, कहां पे इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, कहां पे सोलर के पूरा पार्क लगाना चाहिए, जैसे बुंदेलखंड में लगाना चाहिए, वो ये प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। सही चीज का सही इस्तेमाल, उसकी पूरी निगरानी करना इस द्रोणागिरी ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। धुलियापार औद्योगिक गलियारे को लेकर के 2 स्टेटमेंट है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमि बैंक बनाया जा रहा है, जिसमें 5500 एकड़ की जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा। एक, दो सही है, एक सही है, दोनों में से 2 गलत है, या हमारे दोनों सही। तो धुलियापार सबसे पहले ये हमारे पूर्वांचल में सबसे बड़ा क्या बन रहा है? भूमि बैंक बन रहा है, जो कहां पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में नहीं है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। 17 विलेज के 500 एकड़ को अधिग्रहित कर लिया गया है। अब यहां पर वही चीज होगा जिस द्रोणागिरी में कर रहे थे। कहां पे हमें इंडस्ट्री लगानी है, कहां पे ग्रीनरीज लगानी है, कहां पे ट्रांसपोर्टेशन करना है, और कहां पे प्लॉट्स बना करके लोगों को रहने को देना है ना। 32% इंडस्ट्रियल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये धौला, आपका क्या नाम है, धुलियापार गोरखपुर का, गोरखपुर में है, ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद ये सारे आते हैं, और पूर्वांचल में आप गोरखपुर, बनारस, गाजीपुर ये सब आते हैं, आजमगढ़, जौनपुर। तो दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है, पहला गलत हो जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अडानी को यहां पे दिया जाएगा जेके पावर, मतलब कंपनीज जो है यहां पे अलग अलग अपना डालेंगी। अगले माह से हमारे 6 महीनों के भीतर उत्तर प्रदेश का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक, किसी की हड्डी को रिप्लेस करना है, स्किन डिजीज हो गई, उसके टिश्यू को रिप्लेस करना है, इसके लिए कहां पर ये ऐसा बैंक बनाया जा रहा है। जैसे ब्लड बैंक होता है, वैसे टिश्यू एंड बोन बैंक होता है। ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो हमारे लखनऊ में KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये पूरे यूपी का पहला बन रहा है। ठीक है, तो KGMU है जहां पर बोन और टिश्यू बैंक अगले 6 महीने में बनके तैयार होगा, जो पूरे यूपी का पहला बैंक होगा। उत्तर प्रदेश में गामा विकिरण संयंत्र, पहला संयंत्र किस स्थान पर बन रहा है?
नादरगंज, नैनी, साहिबाबाद या हजरतगंज। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे गामा रेडिएशन प्लांट जो कि इस्तेमाल होगा सब्जियों जैसे आलू, प्याज, इनको स्टोर करने में, जिससे कि उसके ऊपर जो खराब करने वाले एलिमेंट है उसको ये गामा रेस किल कर देंगी, है ना। तो ये एक तरीके से हमारे स्टोरेज है सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और ये हमारे लखनऊ में जगह पड़ती है, नादरगंज, वहां पे इसको ओपन किया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारे यहां पर जब इसकी पैदावार कम हो तो भी जो सामान है वो बढ़े नहीं। 200 करोड़ रुपए में 5 मिली क्यूरी कैपेसिटी के साथ इसको खोला जा रहा है। ये देखिए गामा को मीजर करने का यंत्र होता है क्यूरी, तो 5 मिली क्यूरी की कैपेसिटी यहां पे गामा रेस की रहेगी। 200 करोड़ में नादरगंज लखनऊ में ये ठोका जा रहा है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट है, हाल में बैटरी निर्माण करने वाली कंपनी SAEL ने नया बैटरी उत्पादन संयंत्र के लिए 8,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव किया है। कानपुर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कहां पे किया है बताइए। तो दोस्तों यहां पे सेल, ये एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया है ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा के ऊपर टिक करना है। बैटरी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी बनेगी लेकिन स्टोर कहां होगी, बैटरी भी तो चाहिए नोएडा में। ठीक है, याद रखिएगा। तो 150 एकड़ लैंड इसको दी जा रही है, सेल कंपनी को, नाम ही SALE सेल कंपनी, और 10,000 लोगों को जॉब भी मिलेगी यहां पे। रक्षा उत्पादों के लिए देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर के कानपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सबसे बड़ी एम्युनिशन, गोला बारूद की फैक्ट्री बन रही है। हमारे यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है कोरबा की, जो अमेठी में पड़ता है, वहां पे AK-56 राइफल्स बन रही है। टेस्टिंग कहां पे करेंगे, तो ये हमारे IIT बिचुए टेस्टिंग सेंटर बना रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में बने हुए जितने भी डिफेंस उत्पाद हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी। मैंने शॉर्ट में पढ़ दिया, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पूरे इंडिया की सबसे बड़ी गोला बारूद की फैक्ट्री कानपुर में बन रही है। अडानी ग्रुप इसको बना रहा है अरमापुर के पास में। हम कानपुर से इसलिए हमको पता है। अब IIT कानपुर में ही हमारे डिफेंस के इस जो हथियार है उनकी टेस्टिंग का सेंटर खोला जाएगा। इधर उधर नहीं जाना, कानपुर में टेस्टिंग करो, बोखरा नोखरा नहीं, कानपुर में ठोको। कानपुर वाले को ऐसे दे दो वैसे ही ठोक दे। उनको टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पहले वन विद्यालय, स्पोर्ट्स विद्यालय आपने देखा था जो कि हमारे कहां पे, मेरठ में खुला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे ओपन की जा रही है, बिजनौर में 125 एकड़ में बन रही है। यहां पे आप फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट साइंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी से चीजों को सीख पाएंगे। तो देखिए वन विद्यालय, अभी जटायु संरक्षण केंद्र आप लोग पढ़ोगे, कहां पर खुल रहा है, महाराजगंज में। वहीं पर हमारा ये उत्तर प्रदेश का पहला वन विद्यालय खुल रहा है जटायु कंजर्वेशन के पास, गोरखपुर कैंपियरगंज। वैसे तो महाराजगंज में है लेकिन गोरखपुर वन क्षेत्र में पड़ता है, तो कैंपियरगंज के ऊपर हम टिक करते हैं, है ना। यहां पर इसको खोला जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके का वन विद्यालय है। अगर किसी को करना है तो इसमें पहले ही लॉट में एडमिशन ले लो, प्लेसमेंट हो जाएगा। बिजनौर की जगह पर आपका कैंपियरगंज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बाकी का तो हम भैया 2-3 के ऊपर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो अच्छे से, है ना। आगे बढ़ते, हाल में केंद्रीय वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खनन का उद्घाटन किया है, एक्सकेवेशन का उद्घाटन किया है, रामगढ़, सिसवान, देवगढ़ या सारनाथ, कहां पर किया भाई। तो खनन का उत्पादन किया है महाराजगंज में, रामग्राम पड़ता है। वहां पर एक एरोलॉजिकल सर्वे के द्वारा हमारे सर्वे किया गया, जहां पे पता चला कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस दबा हुआ है नीचे रामगढ़ महाराजगंज में, खोदिए उसको। 8 साइटें हैं, तो यहां पर गौतम बुद्ध से और शेष से लेकर के काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जिसकी वजह से ये हमारे खुदाई का बोला गया। निषाद राज क्रूज के बारे में 2 स्टेटमेंट है। 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा योगी आदित्यनाथ के द्वारा। देखिए उद्घाटन के लिए चाहे वो कुछ भी हो, सोनमर्ग टनल हो, ग्रीन हब प्लांट हो, इस्कॉन टेम्पल हो, नालंदा यूनिवर्सिटी हो, वो मोदी जी करेंगे। तो निषाद राज क्रूज ये लाया जा रहा है प्रयागराज में कुंभ के लिए, और उद्घाटन करेंगे मोदी जी, लेकिन 13 दिसंबर को आ रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 13 दिसंबर को महाकुंभ के लिए मोदी जी करेंगे, ना कि योगी जी। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 4 विदेशी शहरों को विकास करने के लिए जगह दी गई। कौन सा नहीं है? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, कौन सा शहर नहीं है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टाटा के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टाई अप कर रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में सेमीकंडक्टर की एक यूनिट बन रही है। अब 4 विदेशी शहरों के तर्ज पर यहां पर ये शहर अपना विकास करेंगे, जिसमें यूएस, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया है। देयर इज नो जर्मनी। जर्मनी जो ऑप्शन नंबर बी पे था उसको कट करो बाबू, देयर इज नो जर्मनी, ठीक है ना, जर्मनी नहीं है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जैसे कि अभी जापानीज शहर को सेक्टर 5A में दी गई जगह है, कोरिया को 4A में जगह दी गई है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे अलग अलग कंपनी जो हमारे यूएस है उसको भी जगह दी गई है। तो अभी तक हमारे यहाँ पर 4 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अमेरिकन कंपनीज करेंगी नोएडा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बी नंबर से ही जर्मनी को जगह नहीं दी गई है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड साउथ कोरिया ये जगह है इनके लिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक इंडिया एक्सपो का आयोजन यूपी में कहां पर हुआ? तो भैया ये होता है ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में यहां पे हुआ है, ग्रेटर नोएडा इज करेक्ट आंसर। ये लगभग 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है नोएडा बिजनेस ट्रांजेक्शंस के थ्रू। इंडिया एक्सपो मार्ट है नोएडा में, वहां पे हुआ था। हाल में उत्तर प्रदेश की किस योजना का प्रतिनिधित्व के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को चुना गया और यहां पर उनको अलग अलग सुविधाएं दी गई? पीएम स्वनिधि, सिंचाई योजना, जन निधि, मुद्रा लोन। जून 2020 जब हमारे रेडी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स का सब कुछ बर्बाद हो गया, तो 10,000 से लेकर के 50,000 तक के लिए लोन दिया गया कि अपना फिर से व्यवसाय शुरू करिए। उस योजना का नाम था पीएम स्वनिधि। इस योजना को उत्तर प्रदेश ने अपने 4 साल कंप्लीट होने पर अपने जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स इसके तहत लाभान्वित हुए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साथ ही साथ मेडिक्लेम से लेकर के उनके एक्सीडेंटल कवर तक की योजनाओं में भी उनको कवर कर दिया गया। तो पीएम स्वनिधि योजना ए नंबर पे है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे पतंजलि अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। पतंजलि देखिए भाई, बाबा रामदेव जी की कंपनी, कहां पर? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारे बन रहा है कहां पे? तो पतंजलि अपना कॉम्प्लेक्स बना रहा है, हाँ, पतंजलि अपना कॉम्प्लेक्स सेक्टर 24 में बना रहा है। और ये वही जगह है जहां पे हमारे वीवो, जीआई, अलग अलग मोबाइल कंपनीज भी अपने बना रही हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नोएडा में ये बनाया जा रहा है। नोएडा ऑप्शन नंबर ए में है, नोएडा इज करेक्ट आंसर। नोएडा में काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं भाई। मिशन शक्ति 5.0 अक्टूबर की बात करते हैं। 5वां मिशन शक्ति का चरण, इसका उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं को उनके घर के पास सुरक्षित और किफायती आवास मिले। इसके तहत सखी निवास बनाया गया जिसमें 50 महिलाओं को रहने की सुविधाएं दी गई। तो मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नवंबर 2020 में इसकी शुरुआत की थी बहुत अच्छी तरीके से। 3 उद्देश्य थे, सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन। अब इसका 5वां चरण 2024 नवंबर में आया, जिसमें बोला गया कि हम यहां पर महिलाएं जो काम करने वाली हैं उनके घर के पास ही हम सखी निवास बनाएंगे, मतलब महिला छात्रावास, जिसमें 50 महिलाओं के रहने की सुविधा होंगी। इसीलिए यहां पर बोथ 1 और 2 के ऊपर खुल करके आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यह जिम कॉर्बेट का एक बफर जोन है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जिम कॉर्बेट से निकल करके हमारे कई सारे टाइगर बिजनौर के इस अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में आते हैं, जो यूपी के 4 टाइगर रिजर्व में से एक है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है, 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पीलीभीत को 2014 में घोषित किया गया था। दुधवा को 1987 में घोषित किया गया था। और सबसे लेटेस्ट वाले पर आ जाता है रानीपुर, जो 2023 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 4 टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो यहां पर भाई सहारनपुर की जगह बिजनौर रखिए, इसीलिए 2 नंबर सही है, जिम कॉर्बेट से लगा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश नियोजित परीक्षा स्तर में व्यापार शो का सम्मिलित नहीं है। हमारे यहाँ पे वापस से एक ट्रेड शो आयोजित किया गया, इनिशियल लेवल का ट्रेड शो है।
जिसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये शो नहीं हुआ? प्रयागराज, बनारस, आगरा, बरेली। तो भैया अभी देखो धूम चल रही है प्रयागराज में कुंभ की, वहां पे कोई ट्रेड शो नहीं हुआ है। बाकी बनारस, आगरा, बरेली और कानपुर है, आई होप सो, है ना, लखनऊ है, बरेली है, आगरा है, ग्रेटर नोएडा और बनारस है। ग्रेटर नोएडा और बनारस है, यहाँ पे कानपुर नहीं है। तो ये हमारे 5 जगहों पे अलग अलग जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे उनको प्रस्तुत किया गया ट्रेड शो में, और ये हमारे 5 जगहों पे थे, बनारस, आगरा, बरेली, लखनऊ और हमारा कौन सा, ग्रेटर नोएडा। तो ये 5 जगहों पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा कौन सा नहीं था, प्रयागराज यहाँ पे नहीं था, याद रखिएगा प्रयागराज यहाँ पे नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारत का कौन सा शहर पहला एआई शहर बनने वाला है? कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा। तो याद रखिएगा यहां पे हमारे पूरे यूपी का पहला जो एआई शहर बनने जा रहा है वो है ग्रेटर नोएडा। नोएडा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ना, तो नोएडा के ऊपर आपको टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। रन फॉर यूनिटी, ये हमारे एक मैराथन थी जिसको इंदिरा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने शुरू की। कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोस्तों हमारे यहां पे जो यूनिटी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेट एज अ यूनिटी डे, जो सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। अब इसके लिए अलग अलग जगहों पर रन फॉर यूनिटी आयोजन होता है, जो इस बार हमारे यूपी में लखनऊ में हुआ। कहां पे? लखनऊ में। तो इंदिरा गांधी है, सरदार पटेल, यहां पे लखनऊ जी, दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो ये मैराथन का आयोजन लखनऊ में हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। याद रखिएगा ये हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत लखनऊ में शुरू किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। डेटा सेंटर है जिसमें आईटी कंपनीज के लिए डेटा और उनको कैपेसिटी, ताकि जो आईटी कंपनीज है वो हमारे यहाँ पे सस्टेन कर पाए। तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कितने खोले जा रहे हैं? 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोले जा रहे हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के लिए हेल्प करेंगे, और 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। हाल में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, देखिए इंटरनल ट्रेड शो तो 5 जगहों पे देख लिया आपने, है ना, बनारस में, लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल ट्रेड शो भी यूपी करा रहा है। अब यहां पे पूछा गया, जैसे एग्रीटेक शो में नीदरलैंड हमारा बेस्ट कंट्री था, वैसे ही इस ट्रेड शो में हमारा जो बेस्ट कंट्री था वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया। कौन सा था भाई? तो याद रखिएगा यहां पे जो सही जवाब हो जाएगा वो है हमारा वियतनाम। पार्टनर कंट्रीज वियतनाम, तो वियतनाम बी नंबर पे टिक कर देना। ठीक है। हाल में ही कंप्रेस्ड बायोगैस को लेकर के मोदी जी ने एक वर्चुअल प्लांट की शुरुआत की। कहां पर? देखिए जो भी वेस्ट निकलता है उसको अगर हम कंप्रेस करके एक चैम्बर में रखें और फिर उसका बनने वाली गैस का इस्तेमाल एनर्जी क्रिएट में करें तो उसको हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस गैस बोलते हैं, जो मेथेन इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है, CH4 जिसको बोलते हैं। ये कंप्रेस्ड गैस का जो चैम्बर है ये बहादुरपुर विलेज, मवाना, मेरठ में किया जा रहा है। तो मवाना, मेरठ में इसकी शुरुआत हो रही है। बहादुरपुर कहां पर है? ए नंबर में टिक करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर एक सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये यमुना एक्सप्रेसवे हमारे एक सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहां पे? यमुना, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, गंगा। किस एक्सप्रेसवे पे? तो देखो भैया हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में बहुत गर्मी पड़ती है, जमीन जो है वो पूरी खाली पड़ी है, परती जमीन है। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना इस पे सोलर प्लांट लगाओ जिसमें हम सोलर एनर्जी क्रिएट करेंगे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इज करेक्ट आंसर, जिसके दोनों तरफ सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा। याद रखिएगा सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा। कुंभ मेला लोगो, अमृत कलश के साथ एक पीपल का पेड़ दिखाया गया है। देखिए कुछ इस तरीके का ये कुंभ मेला लोगो है, जिसमें एक अमृत कलश है और इसमें एक पीपल के पेड़ की छवि भी दिखाई गई है। ये जो महाकुंभ का लोगो है इसको लॉन्च किया गया है, सर्व सिद्धप्रद कुंभ, इसके साथ ये हमारा है। तो ये हमारा महाकुंभ है जिसमें 40 करोड़ लोग इस बार केवल कुंभ में आएंगे। तो अब 47 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार करा ही जाएगा। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। शक्ति महोत्सव, शक्ति मां भगवती दुर्गा भारत की
अलग अलग शक्ति पीठों में से कई सारे शक्ति पीठ हमारे यहाँ भी है। हमारे उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से मां भगवती के इंपॉर्टेंट मंदिर है जहां पे शक्ति महोत्सव का आयोजन हुआ शरद नवरात्रि में 20, 16, 10 या 12। तो देखिए 16 अलग अलग हमारे मंदिर हैं मां भगवती के जहां पर यह आयोजन हुआ शक्ति महोत्सव। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पे देखो हमारे लिखा हुआ है नाम जिसको आप देख सकते हैं 16 का, मां पातेश्वरी से लेकर के चंद्रिका देवी तक, चंद्रिका देवी, चौका धाम, गोरखनाथ, ये सारे टेम्पल्स हैं जिन पे ये शक्ति महोत्सव होगा, है ना। तो मां चंद्रिका देवी और कालीबरी टेम्पल लखनऊ के 2 हैं, बाकी जगहों के 1-1 हैं। ऐसे 16 अलग अलग जगहों को चुना गया है। स्पॉन्सरशिप योजना को लेकर के 2 स्टेटमेंट है। यहां पर इस योजना के तहत प्रति बच्चे को 5,000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। ये मातृ वंदना योजना का हिस्सा है, मातृ वंदना योजना का हिस्सा है ये, और 5,000 रुपए दिया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमारी स्कीम जो बच्चों को 4,000 रुपए, डिप्रेस्ड बच्चे हैं, दबे कुचले बच्चे, 4,000 रुपए, और ये मातृ वंदना तो यार प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। ये है वात्सल्य योजना। कौन सा? वात्सल्य। देखो थोड़ी बहुत हमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। तो वात्सल्य योजना के तहत इसको लाया गया है। दोनों स्टेटमेंट से मुझे दोनों गलत लग रहे हैं। नॉट करेक्ट मतलब दोनों ही हमारे नॉट करेक्ट है। पूछा गया कौन से गलत है, तो दोनों गलत है। बहुत अच्छे ढंग से आपको याद रखना है। तो दिव्यांग और वंचित बच्चों के लिए स्पॉन्सर स्कीम आई थी 4,000 मासिक, और वात्सल्य योजना का ये हमारे है। हाल में 10 से अधिक रहस्यमय तरीके से गन्ने के खेतों से बाघ गायब हो गए। वो कौन सी जगह है? तो देखिए बाघों का गायब होना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि संख्या बहुत कम है। तो अमनगढ़ में अभी आपने देखा, दुधवा देखा, पीलीभीत देखा, चित्रकूट देखा। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व से गन्ने के खेत से 10 बाघ गायब हो गए, जिसकी वजह से यह ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हाल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुधार लाने के लिए अलग अलग आईआईटीज को, किसी को एग्रीकल्चर, किसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसी को हेल्थ केयर का काम दिया गया। तो आईआईटी कानपुर जो हमारे यहां की है, इसको किस एक्सीलेंस सेंटर को डेवलप करने का काम दिया गया है? तो देखिए इस न्यूज को बड़ा इंपॉर्टेंटली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए अलग अलग आईआईटीज को अलग अलग काम दिया गया। जैसे एग्रीकल्चर को रोपड़, हेल्थ केयर के लिए दिल्ली और एम्स, और सस्टेनेबल सिटीज के लिए आईआईटी कानपुर। एग्रीकल्चर रोपड़, हेल्थ केयर दिल्ली और एम्स, और सस्टेनेबल के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाएगा आईआईटी कानपुर। तो सस्टेनेबल सिटीज यहां पे बी पे है, आईआईटी कानपुर पूछा था, रोपड़ पूछते तो एग्रीकल्चर, दिल्ली पूछते तो हेल्थ केयर। चलो आगे बढ़ते, धीरे धीरे से गाड़ी को आगे ले जाते हैं, समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल में ही 2.5 मिलियन दीप गंगा नदी के तटों पर रोशन होंगे। भगवान रामलला के मंदिर के में विराजमान होने के बाद पहला दीप महोत्सव है। ये बिल्कुल सही भाई, 2024 में ही आए हैं भगवान राम, है ना। 2.5 मिलियन दीपों को अलग अलग नदियों के किनारे, चाहे वो सरयू हो या गंगा नदी हो, वो जलाया गया। तो यहाँ पे तो मैं मुझे लग रहा है गंगा के अलावा और भी नदियां होनी चाहिए थी, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से करिएगा क्योंकि मुझे 2.5 मिलियन गंगा और सरयू दोनों लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय, तो यहां पे आप दोनों में से एक को टिक करिए क्योंकि यहां पे बाकी नदियां भी थी, तो मैं यहां पे ओनली 2 टिक कर देता हूं, बट मैं आपको न्यूज बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है किस शहर में? एक एग्जीबिशन सेंटर और हमारे एक कन्वेंशन सेंटर का आयोजन हो रहा है। आप सभी को पता है ना, ये मैंने लखनऊ बताया था आपको, वृंदावन सेक्टर 15 में ये बनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। आजाद 34 क्या है? दोस्तों मैं कानपुर से हूं और हमारे कानपुर का पत्थर कॉलेज मतलब चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर कॉलेज बड़ा फेमस है। वहां पे जौ की एक ऐसी किस्म को खोजा गया जो परती पड़ी जमीन पे भी आसानी से उग सकता है। इस बीज को जौ का डेवलप किया है हमारे चंद्रशेखर आजाद कानपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, आजाद 34। उत्तर प्रदेश डायस्पोरा फोरम। देखिए डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, जो भारतीय उत्तर प्रदेश के हैं और कहीं दूसरी जगह पे रहते हैं, दुबई में रहता है, लंदन में रहता है, हांगकांग में रहता है, तो वो यूपी के डायस्पोरा है, प्रवासी हैं। तो ऐसा एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया जो उत्तर प्रदेश के डायस्पोरा के द्वारा, जो अप्रवासी लोग थे उनके द्वारा आयोजित किया गया। कहां पर? दुबई में। तो दुबई डी नंबर पे है, दुबई के ऊपर टिक करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अक्टूबर के महीने में मोदी जी ने न्यू स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर की शुरुआत की है। कहां पर? मेरठ, लखनऊ, झांसी या बनारस?
तो देखिए मेरठ में तो पहले से ही है, अब जो शुरुआत हो रही है वो है डबल, मैंने बोला कर दिया, बनारस में। मोदी जी के द्वारा अक्टूबर के महीने में इसकी शुरुआत हुई। राया के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक नया हाईटेक शहर है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे में बनाया जा रहा है। ये हमारे एनसीआर को और डेवलप करने के लिए बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे ए सही होगा, गंगा की जगह पे यमुना होना चाहिए था। देव दिवाली जो दिवाली के बाद होता है, ये कहां पे सेलिब्रेट होगी? बनारस में। बनारस में सेलिब्रेट हुई, याद रखिएगा। इनमें से बंगाल क्रूज सर्विस कहां पे शुरू की गई? बनारस से। किसको कवर नहीं करेगा? गाजीपुर, बलिया, बनारस, गोरखपुर। गंगा नदी में मिर्जापुर से लेकर के गाजीपुर तक गंगा नदी में ये बंगाल गंगा क्रूज चलेगा, जो कि अलग अलग चीजों को दिखाएगा। अब देखिए गंगा नदी गाजीपुर है, बलिया है, बनारस है, गोरखपुर में कौन सी नदी है? राप्ती नदी है ना। तो गोरखपुर नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो ये बन जाता क्वेश्चन। उड़े देश का आम नागरिक के तहत हमारे यहां पे एक एयरपोर्ट खोला गया, एक छत्तीसगढ़ में खोला गया और एक खोला गया मध्य प्रदेश में। तो यूपी का कौन सा है जिसको इनॉग्रेट किया गया है उड़े देश के आम नागरिक प्रोग्राम के तहत? रीवा, अंबिकापुर, बागान या इनमें से कोई नहीं? क्या होना चाहिए? तो दोस्तों उड़े देश के आम नागरिक के तहत रीवा एमपी में, अंबिकापुर वैसे तो यूपी का नाम लग रहा है, अंबिकापुर हमारे यहाँ पे है, लेकिन अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में और बागान जो है वो यूपी में एयरपोर्ट खोला जा रहा है। तो यहां पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। 13वां नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर हुआ? लखनऊ, बनारस, गाजियाबाद या नोएडा? तो कहां पर होना चाहिए? तो भैया सीड कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ बनारस में। जो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है उसका हमारे साउथ एशिया का हेडक्वार्टर 2018 में खोला गया था बनारस में। वैसे इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस की कैपिटल में। इसका साउथ एशिया का सेंटर है बनारस में, 2018 में खोला गया। वहीं पर भारत का बीज समारोह हुआ था। बी नंबर फिर से बनारस हो जाएगा, बी नंबर फिर से बनारस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा कितने क्षेत्रों को कर मुक्त घोषित कर दिया गया, जहां पर अगर कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी? 150, 145, 154, 160। तो कितने हैं? तो भैया 154 ऐसी जगह यूपी में जहां पर बिजनेस करने पे टैक्स में छूट मिलेगी, 154। हाल में ही 3000 करोड़ में एक नया वेयर हाउस मतलब गोदाम खोला जा रहा है। कहां पे? हरदोई, उन्नाव, हाथरस या मथुरा? तो जब आप लखनऊ से कानपुर के बीच में जाते हैं तो यहां पे पड़ता है उन्नाव, जहां पर 3000 करोड़ का एक गोदाम खोला जा रहा है, जो कि उन्नाव मतलब ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। हाल में ही हमारे एक न्यू नोएडा सिटी को डेवलप किया जा रहा है। यह कब तक डेवलप होने की उम्मीद है? लखनऊ का जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है इसको 2041 तक, हमारे यहां पर जो न्यू नोएडा सिटी है, नोएडा डेवलप हो गया, ग्रेटर नोएडा डेवलप हो गया, एक न्यू नोएडा बनाया जा रहा है, रायापुर सिटी सेंटर बनाया जा रहा है। नोएडा बनेगा 2038 तक, 2038। अगला क्वेश्चन है, सिल्प एक्सपो का आयोजन किया यूपी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। पहला है, सिल्क का मतलब होता है रेशम, इसका एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। इसका उद्घाटन आनंदीबेन पटेल ने किया है, जो यूपी की राज्यपाल है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे जो सही जवाब है आनंदीबेन पटेल की जगह पे योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने सिल्क एक्सपो का आयोजन किया, मतलब उद्घाटन किया लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। ये केवल सही है, पहला गलत है, आनंदीबेन पटेल नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने इस पूरी क्लास को देखा होगा अच्छे ढंग से। अब इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं विथ आंसर। इसकी पीडीएफ हम आपको देंगे और आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आपको ये वीडियो देखने के बाद ही वो पीडीएफ समझ में आएगी। जीएस भाई पंकज चौबे, इस लिंक को ज्वाइन करिए, सर्च करिए, लिखिए जीएस भाई पंकज चौबे और ज्वाइन करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी चीजें हमने समझाने की कोशिश की हैं। अगर आपने यहां तक क्लास को देखा है तो आप लोग जल्दी से बताइए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे कमेंट बॉक्स में। ये वो होगा जो ये प्रूफ दे रहा होगा कि आपने पूरी क्लास को देखा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस, जय हिंद।